जींद नगर परिषद चुनाव में अगर बात करें तो नामांकन की प्रक्रिया जो है वो बंद हो चुकी है और इसके साथ साथ में कुल मिलाकर के 15 नामांकन आए हैं चेयरपर्सन उम्मीदवारी के लिए। और ये तस्वीर साफ क्लियर जो है 7 तारीख को हो पाएगी, कौन उम्मीदवार जो मैदान में रहता है कौन नहीं होता है। सभी पार्टी के द्वारा जो है चेयरपर्सन की महिला उम्मीदवार हैं वो उतार दी गई हैं। इस वक्त हमारे साथ में है इनेलो के स्पोक पर्सन विजेंद्र सिंह रेड्डू। क्या कुछ समीकरण रहने वाले हैं, पिछले वाला जो चुनाव रहा था अब की बार पहले ये वाला चुनाव किस तरीके से अलग रहता है, कौन से समीकरण यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैवी रहते हैं, उसी विषय को लेकर के अनेक चर्चाएं हम करेंगे। विजेंद्र जी, जिस प्रकार से आपकी तरफ से भगवती दहिया को जो है चेयरपर्सन उम्मीदवार यहाँ से इनेलो की तरफ से बनाया गया है, क्या मानते हैं, कितना जीत का दावा करते हैं? इनेलो जो मैदान में जाएगी वोट मांगने के लिए किन मुद्दों को लेकर के जाएगी और सरकार को घेरने का काम करेगी? सबसे पहले तो अनिल जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और धन्यवाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला का, जिन्होंने कितनी मेहनती, कर्मठ और पार्टी के समर्पित जो उम्मीदवार है भगवती दहिया जी, उनको ये चुनाव लड़ने का मौका दिया है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो भगवती दहिया है वो पार्टी की बहुत ही पुरानी कार्यकर्ता है और पार्टी के संगठनात्मक और राजनीतिक कई पदों पर ये कार्य कर चुके हैं। बहुत ही मतलब विश्वसनीय पार्टी की नेता रही हैं। इसलिए पार्टी ने इनको उम्मीदवार बनाने के लिए जो पार्टी की सोच है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको। हमेशा से चाहे देवीलाल का टाइम रहा, चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी रहे, चाहे अब अभय सिंह जी चौटाला हैं, उन्होंने हमेशा दलित, पिछड़े और मध्यम वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिसका परिणाम आपके सामने भगवती दहिया के रूप में बैठा है। भगवती दहिया जहाँ एक बहुत ही पुरानी पार्टी वर्कर है, उतनी ही ज़्यादा एक सोशल महिला है और हमेशा सामाजिक कार्यों में ये बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेती है। न केवल भगवती दहिया बल्कि इसका जो पूरा परिवार है, इनका बहुत बड़ा परिवार है जी शहर में, बहुत पुराने बाशिंदे हैं शहर के और पूरा का परिवार पूरा जो है सामाजिक कार्यों में लगा रहता है हमेशा। इसलिए इस परिवार की जींद में पहचान के लिए कोई किसी का मोहताज नहीं है। पूरे शहर में इनकी पूर्ण रूप से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचान है। इसलिए मैं मानता हूं कि जींद की जनता इनको आशीर्वाद देने का काम करेगी। अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूं अनिल जी, आपने प्रश्न पूछा था कि पुराने चुनाव में इन चुनाव में क्या डिफरेंस है और क्यों जनता हमारे को चुनेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यदि मैं बात करूं तो 8 साल से हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भुगत रहा है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार है और जन विरोधी नीतियां लागू करने का काम इन्होंने किया है, उसको सारा प्रदेश आज भी भुगत रहा है। अगर निकायों की हम बात करें, निकायों के लिए जो आम जन मानस की ज़रूरतें होती हैं, सबसे पहली ज़रूरत होती है निकायों से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो आदमी को आराम से उसके हो जाएं। आज शहरों के निकायों में जो भ्रष्टाचार इन पिछले 8 सालों में शुरू हुआ है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा। आप फरीदाबाद का उदाहरण ले लीजिए, 250 करोड़ रुपए आता है, कागज़ों में ही निकल जाता है, किसी को ये नहीं पता कब आया कब आया। इसी प्रकार से आप रोहतक का पता कर लीजिए। जिस प्रकार से पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ सांसद अरविंद शर्मा जी मुख्यमंत्री की स्टेज के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी रोहतक निगम में 350 करोड़ रुपए कागज़ों में आए और कागज़ों में ही चले गए। इतना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार और कोई भी फाइल बगैर रिश्वत के रखे आगे नहीं की सकती। किसी भी व्यक्ति को, नागरिक को छोटे से छोटा कार्य भी अगर परिषद में, पालिका में, निगम में करवाना है तो बगैर पैसे कोई काम नहीं होता। अब 8 साल से शहरी जनता इस भ्रष्टाचार को झेल रही है। उससे छुटकारा पाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी से पीछा छुटवाने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को वोट देने का काम करेगी। दूसरी बात यदि मैं कहना चाहूँ, शहरों की गलियों का हाल, छोटी छोटी गलियों में छोटी सी बारिश में बड़े बड़े तालाब बन जाते हैं और रोडों के ऊपर छोटी सी बारिश में समुंदर बनने का काम करते, पैदल के भी आने जाने की व्यवस्था नहीं रहती। सीवरेज की व्यवस्था इतनी ख़राब है, हल्की सी बारिश में गंदगियाँ गलियों के ऊपर आ जाती हैं। लाइटों का इतना बुरा हाल है, स्वच्छता का ये ढोल पीटते हैं, चारों तरफ गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, कहीं कहीं तो गंदगी के पर्वत जैसे बन गए हैं। किसी प्रकार की भी जन सुविधा आज इस प्रदेश के लोगों को नहीं मिल रही। इसलिए
प्रदेश की जनता भारतीय जो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको सिरे से नकारने का काम करेगी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जिस प्रकार से इन्होंने प्रदेश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया हुआ है, कभी ये गठबंधन में चुनाव लड़ने की बात करते हैं, कभी ये अकेले चुनाव लड़ने की बात करते हैं, फिर ये गठबंधन में आ जाते हैं। तो यानी कि जनता को ये समझ रखा कि जैसे इस गठबंधन सरकार ने खरीद रखा हो। जो गठबंधन के बीच में जो रही है, पहले तो इन्हें प्रत्याशी उतार दिए, फिर इन्होंने जो है दोबारा फिर साथ में चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया। क्या ये इनका ये प्री प्लान था या कोई गेम खेल रहे हैं, जनता के साथ में धोखे में डाल रहे हैं क्या? ये बिल्कुल जनता को धोखे में डाल रहे हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये सत्ता के इतने भूखे और लालची लोग हैं, किसी भी प्रकार से दोबारा से ये नगर निकायों के ऊपर अपना कब्जा जमाने का प्रयास करते हैं। जब इन्होंने सर्वे करवाया शुरू में, माननीय बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बड़े शान से टीवी के सामने आकर के घोषणा की कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे और हम फ्रेंडली मैच लड़ेंगे। जब उन्होंने सर्वे करवाया, देखा कि इनका तो पत्ता साफ हो गया दोनों का, उस भय से डर करके इन्होंने दोबारा से संगठन बनाने का काम किया, दोबारा से मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही। तो अब जहां पर जेजेपी ऑलरेडी अपने कैंडिडेट घोषित कर चुकी थी, वहां से उनको विड्रॉ करना पड़ रहा है। किस प्रकार से लोगों का अपमान किया गया है। इन्होंने 18 कैंडिडेट। ये अपमान बीजेपी का मान रहे हैं, जेजेपी का मान रहे हैं? ये दोनों का अपमान है, बीजेपी का भी अपमान है। बीजेपी की तो एक तरह से ये बहुत बड़ी असफलता है कि उनको घमंड था कि हम अकेले लड़ लेंगे। जब जनता ने सर्वे में उनको पूर्ण रूप से नकार दिया, तो दोबारा उन्होंने उसकी तरफ से समझौता करने की बात कही, और उधर उन्होंने अपने कैंडिडेटों को उठा करके उनका अपमान किया। अब उनको नामांकन वापस लेने के लिए दबाव बनाना चाह रहा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी के उन सभी उम्मीदवारों को, जिन्होंने अपना नॉमिनेशन कर दिया या जिन्होंने अपनी तैयारी कर ली थी, किसी भी सूरत पर उनको अपना नॉमिनेशन नहीं उठाना चाहिए और डट करके इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ अपना इलेक्शन चुनाव जो है ना जोर शोर से लड़ना चाहिए। जी, आपकी इस प्रकार से यहाँ से स्थानीय विधायक है, वो कह रहे हैं कि जिले के अंदर है ना, पहले से जो सफाई व्यवस्था है, सीवरेज व्यवस्था कहीं ना कहीं बेहतर होती जा रही है। अब आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो पहले से जो बेहतर होती जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या उन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में जा रहे हैं? एक तो कहते हैं 100% झूठ, ये तो 200% झूठ बोल रहे हैं स्थानीय विधायक जी। अगर पहले से बेहतर थी तो उन्होंने विधानसभा से स्पेशल कमेटी बनवा करके जींद का दौरा करवाने का काम किया और उनको दिखाने का काम किया किस प्रकार से नई बनी हुई सड़कें हल्की सी बारिश में धंस गई नीचे। और आपको वो भी याद होगा जब स्थानीय विधायक ने कहा था कि यहाँ के अधिकारियों से अच्छे तो आतंकवादी हैं जो गलत कुछ बुरा करके जिम्मेवारी ले लेते हैं, और यहाँ के तो अधिकारी जिम्मेवारी भी लेने का काम नहीं करते। अगर वो अच्छाई का एक झूठ बोलने का काम करते हैं तो अफसरों को भी आतंकवादियों से भी गिरा हुआ कहने का इन्होंने काम किया। अमृत योजना के तहत जींद शहर को 400 करोड़ रुपया बताते हैं मिला था। 400 करोड़ रुपए में कितनी सड़कें खुदवाने का काम किया? बनवाने का तो हुआ ही नहीं। हर सड़क टूटी पड़ी है, हर आने जाने का रास्ता नहीं है। यानी कि दब करके यहाँ के लोगों ने पैसे को लूटने का काम किया है, जिसका जवाब इस चुनाव में जनता देने का काम करेगी। और अनिल भाई एक और बात है, 7-8 साल शासन हो गया, 8 साल में ये कुछ कर नहीं पाई, अब 2 साल में क्या करेंगे? ये तो जनता को बहका करके उनका वोट लेने का काम कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग होगा। एक और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक नई बात और बताता हूँ। कल 3 बजे का नॉमिनेशन का लास्ट टाइम था और 3 बजे तक प्रत्याशियों को जो पार्टी की तरफ से फॉर्म नंबर 2 दिया जाता है, जिसके आधार पर उसको चुनाव चिन्ह मिलता है पार्टी का, 3 बजे तक कई नगर पालिका और नगर परिषदों में वो चुनाव नहीं फॉर्म बी नहीं पहुंचा था, जिसने सरकार का यदि नाजायज़ फ़ायदा उठा करके 3 बजे के बाद अगर कोई इस तरह का फॉर्म भी जमा किया होगा तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उसकी जांच करवाएगी और ऐसे कैंडिडेटों की उम्मीदवारी को निरस्त करवाने का भी काम करेगी। हम इसकी ऑडियोग्राफी जो एसडीएफ कार्यालय में की जाती है उसको जांचने का काम जिस तरीके से ओम प्रकाश चौटाला दोबारा जो सजायाफ्ता जेल में गए हैं, क्या निकाय चुनाव में उनके जेल में जाने से पार्टी कार्यकर्ताओं पर या आने वाले इस चुनाव में कोई न कोई असर मिलेगा, या उससे कहीं ना कहीं दूसरे डबल कॉन्फिडेंस में जो कार्यकर्ता जो है चुनाव लड़ेंगे? स्वयं चौटाला परिवार संघर्ष का एक प्रतीक है और उनके जितने भी फॉलोवर्स हैं वो भी संघर्ष के प्रतीक हैं।
और अगर दुश्मन किसी प्रकार का भी आक्रमण करता है तो उस आक्रमण से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और मजबूती से उभर करके आती है और ज़्यादा हौसले और उत्साह के साथ कार्य करने का काम करती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि दुश्मन लाख जुल्म ढाए, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता कभी हतोत्साहित नहीं होगा। और उसका परिणाम भी आपने 1 तारीख को राजमहल में गोहाना रोड पर मीटिंग देख ली होगी। पहले से 3 गुना ज़्यादा हमारी मीटिंग हुई। ये वही लोगों में जोश था कि तुम जितने चाहे जुल्म ढाओ हमारे ऊपर, हमारा हौसला टूटने वाला नहीं है और हम और ज़्यादा उत्साह के साथ इस चुनाव में कार्य करेंगे। आपके सामने बीजेपी है, 2 डॉक्टर सामने हैं, उधर से आम आदमी पार्टी भी है। दूसरी बात, इनेलो जिस कंडीशन में है आज के समय पर पूरे हरियाणा में, क्या उससे किस प्रकार से चुनौती से जो है चुनाव लड़ पाएगी? कितना दावा आप जीत का कर रहे हैं? नहीं अनिल जी, देखिए ये बात मैं बड़ा शहर से स्वीकार करता हूँ, हर डिबेट में भी मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि 2017 का वो दिन था जब पार्टी को एक बड़ा झटका लगा था। गोहाना रैली में के बाद 18 में पार्टी बिखर गई थी, पार्टी को बड़ा झटका लगा था। और 2018 के बाद 2019 का जो चुनाव हुआ, उस झटके को हमने 2019 के चुनाव में सहा। और मैं बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा अभय सिंह जी चौटाला को कि उस बुरे वक्त से किस प्रकार से वो पार्टी को निकाल करके लेकर के आए हैं और किस प्रकार से मजबूती प्रदान करने का काम किया। उसके लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व तो बहुत बधाई का पात्र है। और आज वो पार्टी के उस स्थान से कई गुना आगे बढ़ चुके हैं। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी बन करके उभरी हुई है। जिस प्रकार से गठबंधन के अंदर जो रार पड़ रही है, कभी उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, कभी उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो गए, अभी हाल ही में जो टिकटॉक को लेकर होता है, क्या भविष्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो बीजेपी भविष्य तो स्पष्ट है। इनेलो किस प्रकार से है? इन चुनाव से 6 महीने पहले हम कहने लगे थे, हमारे अभय सिंह जी ने भी कह दिया था कि निकाय चुनाव ये मिल करके नहीं लड़ेंगे, और वो प्रूफ सब जनता के सामने आ गया। ये अलग हो गई, ये इसमें कोई संदेह नहीं, ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है और प्रदेश को ठगने के लिए एक बंधन बनाया हुआ है इन्होंने। ये इन निकाय चुनाव में जिस प्रकार से नॉमिनेशन के टाइम में ही कई नगर पालिका नगर परिषदों में इनका खूब जम के तमाशा हुआ, कल झगड़ा हुआ है, कुछ लोग नामांकन वापस लेने पर अड़े हुए हैं और कई जगह इनके झगड़े हुए हैं, कई जगह से इनके नेताओं को वापस भगाने का काम किया है। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इन निकाय चुनाव के बाद ये गठबंधन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। चलिए, ये थे हमारे साथ में इनेलो के स्पोक पर्सन विजेंद्र सिंह रेड्डू। जिस प्रकार से हमने इस पे निकाय चुनाव के ऊपर बातचीत चर्चा की है, अब आने वाले 19 तारीख को जो चुनाव होना है उसके बाद देखने को मिला कि कौन प्रत्याशी यहाँ से जीत के नहीं। हालांकि इनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि इनेलो जो है मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी, लेकिन आने वाले समय में पता चल पाएगा कि कौन प्रत्याशी नगर निकाय के चुनाव का जो है जीत के निकलता है।